नमस्कार मित्रों। आज जो अपने भारतीय संविधान में टॉपिक है वो है संसद, पार्लियामेंट। तो देखते हैं संसद, पार्लियामेंट और इसका भारतीय संविधान के भाग 5 में उल्लेख मिलता है। अगर अनुच्छेदों की बात करें तो इसका अनुच्छेद 79 में वर्णित है। ठीक है, तो आज अपन संसद के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, कौन क्या कैसा इतिहास है इसका। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि जो भारतीय संसद है ये हमारे देश का हृदय कहलाता है। यानी क्वेश्चन आए कि भारत का हृदय किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा संसद। तो दोस्तों, यहाँ दो प्रकार से पढ़ेंगे इसको, एक तो अनुच्छेदों के आधार पर पढ़ेंगे और एक इसका बेसिक इतिहास भी पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ बता दूँ कि जो हमारी संसद है वो दिल्ली में स्थित है और दिल्ली का जो इतिहास रहा राजधानी के रूप में बहुत पुराना है। वैसे पहली बार जो दिल्ली को राजधानी बनाया था वो तोमर शासकों ने बनाया था और तोमर वंश के जो अंगद पाल थे, अंगद पाल ने पहली बार 12वीं सदी में दिल्ली को राजधानी बनाया। तब से लेकर आज तक अगर बीच में कुछ समय ये राजधानी कोलकाता रही, बाकी तब से लेकर आज तक राजधानी दिल्ली ही रही है। तो यहाँ पर अपन ये देखते हैं कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, इसके अंग कितने होते हैं, इसके सदन कितने होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो संसद है वो 3 अंगों से मिलकर बनती है, जिसमें अगर अपन देखें तो पहला राज्यसभा, एक है लोकसभा और एक जो इसका अभिन्न अंग है वो है राष्ट्रपति। यानी संसद के कितने अंग होते हैं? 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर आर्टिकल के हिसाब से देखें तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 80 में, यह है अनुच्छेद 81 में और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 to 62। यानी अब तक अपने पास कुछ अनुच्छेदों के बारे में जानकारी आ चुकी है। सबसे पहले जो संसद होती है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित है, जबकि राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति का जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। अब यहाँ अपन ये देखते हैं कि संसद के सदन कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ अगर सदन आता है तो सदन होते हैं 2। अब अंतर हुआ ना थोड़ा सा, देखो संसद के अंग तो 3 है जबकि सदन 2 है। अब ये जो सदन है 2, इसमें देखें तो एक तो है राज्यसभा और एक है लोकसभा। तो आया अंतर समझ में? कई बार क्या है, एग्जाम में पूछ लेता है सदन स्टूडेंट 3 ही उत्तर दे देता है, जो गलत है। सिर्फ अंग है 3 तो सदन तो 2 ही है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं यहाँ पर आपको संसद का इतिहास बता देता हूँ कि कितना पुराना इतिहास है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अंतर बताऊंगा। एक तो इधर ये इस आधार पर रहेगा अपना इतिहास। देखो, एक तो है पुरानी संसद भवन और एक है नई संसद भवन। ठीक है, अब क्या है कि जो पुरानी संसद भवन है ये नई दिल्ली में है।
और एक पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है। उस पहाड़ी का नाम है रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स। मित्रों, ये जो रायसीना हिल्स है ये वास्तव में अरावली का ही भाग है। क्यों? क्योंकि जो अरावली जो गुजरात से चालू होती है वो राजस्थान में होती हुई दिल्ली तक पहुंचती है, और इसका जो अंतिम छोर है वो राष्ट्रपति भवन तक है। और यहाँ जो राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, ये सब इसी पहाड़ी पर बनी हुई है। लेकिन बस अंतर है कि राजस्थान में इसे अरावली कहा जाता है, जबकि दिल्ली में इसे रायसीना के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों यहाँ दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं तो ये जो पुरानी संसद भवन है इसके अगर डिजाइनकार की बात करें, डिजाइनकार तो अंग्रेज थे सर एडविन लुटियंस एवं बारकर महोदय। ठीक है दोस्तों, संसद भवन के डिजाइनकार कौन थे? सर एडविन लुटियंस एवं बारकर महोदय। अगर क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि ये जो डिजाइन ली है ये कहाँ से ली है, तो दोस्तों ये डिजाइन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के 64 जोगनी, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के 64 जोगनी मंदिर से ली गई है। यानी कि जिस प्रकार से 64 जोगनी मंदिर की आकृति है उसी प्रकार से भारतीय संसद की आकृति है। ठीक है, तो ये जो संसद की आकृति है वहीं से ली गई है। अब बात यहाँ आती है कि संसद भवन की नींव किसने रखी होगी, तो दोस्तों ये भी एक अंग्रेज अधिकारी था। ये 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट संसद भवन की नींव रखी थी। ड्यूक ऑफ कनाट नाम के अंग्रेज अधिकारी ने, वो भी 12 फरवरी 1921 को। दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया था वो हुआ था 18 जनवरी 1927। 18 जनवरी 1927 को दोस्तों पुरानी संसद भवन का क्या किया, उद्घाटन किया था। और ये भी एक अंग्रेज अधिकारी थे, लॉर्ड इरविन। तो यानी कि उसका जो नींव रखी थी वो भी एक अंग्रेज अधिकारी थे, जबकि इसका जो उद्घाटन करता था वो भी अंग्रेज अधिकारी थे। दोस्तों अगर यहाँ ये दोनों का अंतर देखें तो लगभग संसद के निर्माण में 6 वर्ष का समय लगा। लगभग संसद निर्माण में कितने समय लगा? 6 वर्ष का समय लगा। और इस 6 वर्ष के निर्माणकारी समय में जो कुल खर्चा आया वो मात्र 83 लाख का खर्चा आया। और अगर इसकी आकृति बात करें तो संसद भवन की जो आकृति है वो एक वृत्ताकार, यानी कि वृत्ताकार या इसको यू आकार, एक वृत्ताकार या यू आकार की शेप में है सब पुरानी संसद भवन। ठीक है, अब ये जो पुरानी संसद भवन है इसमें सांसदों के बैठने की संख्या कम है साहब, यानी इसमें मात्र 790 के लगभग सांसद बैठ सकते हैं, जो भी आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के है। अब क्या है कि ये जो पुरानी संसद भवन है, ठीक है, ये भी है तो नई दिल्ली में, लेकिन यहाँ जो ये सांसदों के बैठने की व्यवस्था ये थोड़ी कम है। अब अपन को पता है कि वर्ष 2026 के बाद यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में सांसदों की सीटों में वृद्धि होगी, ये परिसीमन आयोग करेगा। अब इस बात को देखते हुए यानी कि नई संसद भवन की आवश्यकता महसूस हुई, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ नई दिल्ली में नई संसद भवन का निर्माण कार्य चालू किया गया। तो ये क्या है, किस प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन का निर्माण हो रहा है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ अपन देखेंगे कि जो नई संसद भवन है ये एक प्रोजेक्ट के तहत है, और उस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा। अब ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसकी जो शुरुआत है ये
10 दिसंबर 2020 को की गई। 10 दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई और इसका जो निर्माण यानी उद्घाटन किया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसका जो शिलान्यास किया था वो 10 दिसंबर यानी विश्व मानवाधिकार दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और इसके तहत ना ये संसद भवन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, तो आपका उत्तर ये होना चाहिए कि ये एक नई संसद भवन का पुनर्निर्माण के लिए शुरू किया गया। कब किया, किसने किया, ठीक है, क्यों किया, क्योंकि आवश्यकता है। वर्ष 2026 के बाद सदस्य संख्या बढ़ेंगे तो इसलिए जरूरत पड़ेगी। अब प्रश्न यहाँ यह है कि यहाँ पूर्ण अवधि पहले फिक्स कर दी कि कब तक ये बन के शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ देखो पूर्ण अवधि है इस प्रोजेक्ट की, ये प्रोजेक्ट है वर्ष 2024 में पूर्ण होगा। वैसे संसद तो वर्ष 2024-22 में बनके तैयार हो जाएगी संसद भवन तो, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है पूरा ये वर्ष 2024 में पूरा होगा। क्योंकि संसद भवन के अलावा भी यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन यहाँ से लेकर और पूरा लाल किला यहाँ तक यानी 3 किलोमीटर का जो दायरा है इसके अंतर्गत और भी अनेक कई भवन बनेंगे। यानी इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय है ये भी पुनः बनेगा, राष्ट्रपति भवन है ये भी पुनः बनेगा, इसके अलावा और भी कई ऐसे भवन है, लाइब्रेरी है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, सेंट्रल हॉल है, ये कई ऐसे भवन दोबारा बनेंगे। तो इन सारे प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगेगा 2024। वैसे संसद भवन 2022 में पूर्ण हो जाएगी, लेकिन ये 2024 में पूरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये जो नई संसद भवन होगी उसकी जो आकृति होगी, नई संसद भवन होगी उसकी आकृति होगी त्रिभुजाकार, जबकि पुरानी संसद भवन की आकृति कैसी है, वृत्ताकार या यू आकार। जो नई संसद भवन बनेगी उसकी आकृति कैसी होगी, त्रिभुजाकार। दोस्तों यहाँ जो नई संसद भवन की जो डिजाइन का कार्य है, डिजाइन वो एक फर्म है और ये जो फर्म है ये है HCP फर्म, ये गुजरात की है भाई, HCP फर्म गुजरात, इसने इसकी डिजाइन तैयार की है, ठीक है। जबकि इसकी डिजाइन किसने तैयार की है, सर एडविन लुटियंस एवं बर्कर महोदय ने। दोस्तों यहाँ पर जहाँ पुरानी संसद के निर्माण में लगभग 83 लाख का खर्चा आया था, ये खर्चा भी बढ़ने वाला है, ये खर्चा लगभग 971 करोड़ का होगा। यानी जो नई संसद भवन निर्माण में जो खर्चा आएगा वो लगभग 971 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसकी डिजाइन HCP फर्म गुजरात ने की है। अब बात यहाँ आती है कि जहाँ पुरानी संसद भवन है उसमें 790 सांसदों के बैठने की व्यवस्था थी, जो भी 545 सांसद लोकसभा के प्लस 245 सांसद किसके, राज्यसभा के। जबकि जो नई संसद भवन होगी उसमें ये संख्या बढ़ा दी गई है, लगभग जो सदस्य संख्या है वो इसमें 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें से 888 सांसद लोकसभा में और प्लस 384 सांसद है वो राज्यसभा में बैठ सकेंगे। तो ये हमको साफ साफ संकेत दे रही है कि हो सकता है 2026 के बाद सांसदों की संख्या में जो वृद्धि हो वो 1272 पहुंच जाए। तो ये जो 1272 अगर सांसदों की संख्या हो जाती है तो ये यहाँ बैठ सकेंगे, यानी कि कोई कमी नहीं रहेगी। तो कुल सदस्य सांसदों के बैठने की जो व्यवस्था रहेगी 1272 की होगी। लगभग खर्चा 971 करोड़ का आएगा। डिजाइन हो गई, आकृति हो गई, अवधि ये सारा का सारा जो निर्माण कार्य है ये नई संसद भवन में होगा। जो नई संसद भवन और पुरानी संसद भवन है दोस्तों लगभग 100 वर्ष का अंतर है, क्योंकि ये 1921 में बनना शुरू हुई है जबकि ये 2021 में बनना शुरू हुई है ना अंतर। यानी कि 2021 में नई संसद भवन और 1921 में पुरानी संसद भवन, दोनों में लगभग 100 वर्ष का अंतर है। और ये भी इसी बात को ध्यान रख के बनाई है कि आगामी समय में जो संविधान में संशोधन होगा उसके तहत लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। तो ये मैंने एक इतिहास बताया है किसका, भारतीय संसद का। दोस्तों अगर अपन यहाँ से बढ़े और आगे देखें
कि संसद के पर एक बार हमला हुआ है, वो कब हुआ है? तो देखो, वैसे तो दोस्तों देश में सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है संसद को, लेकिन क्यों? क्योंकि ये हमारा हृदय है, देश का हृदय कहलाती है संसद, और सबसे सुरक्षित जगह है भारत में तो वह संसद। लेकिन फिर भी ये ऐसी जगह होते हुए भी इस पर एक बार आक्रमण हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर जो संसद पर आक्रमण हुआ था, संसद पर हमला, ये हुआ था 13 दिसंबर 2001 को ये संसद पर हमला हुआ था। और ये पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है, उसका एक सरगना था। कौन था? अफजल गुरु। इनके द्वारा संसद भवन पर आक्रमण, ये हमला किया था। हालांकि ये हमला विफल रहा, लेकिन फिर भी एक सुरक्षित समझी जाने वाली जगह पर हमला, इतना बड़ी घटना को अंजाम देना बहुत बड़ी बात मानी जाती है अपने आप में। लेकिन और ये जो अफजल गुरु है, इनको दोस्तों वर्ष 2013 में इनको फांसी पर लटका दिया गया। तो अब तक संसद में अगर देखें ऐतिहासिक रूप से, तो एक बार हमला हो चुका है, वो भी जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद, उनके अफजल गुरु ने किया था 2001 में। उस समय एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? प्रधानमंत्री थे, जबकि सोनिया गांधी विपक्ष में थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपन यहाँ आर्टिकल के आधार पर चर्चा करते हैं कि किस किस प्रकार से क्या है। तो देखो, अगर यहां देखा जाए तो देखो दोस्तों, ये संसद है, इसमें ठीक है। अब ये जो संरचना है, ये अनुच्छेद कौन से में बताई थी मैंने? 79, अनुच्छेद 79 में। और ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा ये है अनुच्छेद 80 में, जबकि लोकसभा यह है अनुच्छेद 81 में। ठीक है। अब दोस्तों ये जो राज्यसभा है, इसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जबकि जो लोकसभा है इसे कहा जाता है हाउस ऑफ पीपुल्स। ठीक है। ये जो राज्यसभा है, ये उच्च सदन है, उच्च सदन माना जाता है, जबकि लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा है वो उच्च सदन है, जबकि लोकसभा निम्न सदन है। और अगर देखा जाए तो ये द्वितीय सदन है, जबकि लोकसभा प्रथम सदन है। प्रथम सदन के साथ साथ दोस्तों ये लोकप्रिय सदन भी है, लोकप्रिय सदन। तीसरी बात अगर देखा जाए तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है। दोस्तों इस लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से समय से पहले भी भंग कर सकता है, जबकि इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसा राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, ये न तो कभी समाप्त हो सकती है और न कभी भंग हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ इनके कार्यकाल की बात करूं, कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों कैसा होता है? स्थायी होता है। जबकि कार्यकाल अगर लोकसभा की बात करूं, कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है। दोस्तों ये जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पहले भी था और अब भी 5 वर्ष है, लेकिन क्या हुआ था कि जो 42वां संविधान संशोधन है 1976, उसमें इसका कार्यकाल बढ़ा के कितना कर दिया था? 6 वर्ष। लेकिन पुनः जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में,
इसमें दोबारा घटा के कितना कर दिया 5 वर्ष, जो आज भी कितना है 5 वर्ष। ठीक है। अच्छा, अगर सांसदों का कार्यकाल, सांसदों का कार्यकाल, अगर सांसदों के कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों इसके 6 वर्ष का होता है कार्यकाल, जबकि लोकसभा के सांसदों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। सांसदों का कार्यकाल, सांसदों का कार्यकाल यानी लोकसभा सांसदों का कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 6 वर्ष। दोस्तों अगर ये चुनाव की बात करें तो ये जो राज्यसभा है इसका चुनाव प्रति 2 वर्ष बाद होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है, क्योंकि यहां यह है कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सांसद, 1/3 सांसद सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। अब यहां तो सभी सांसद एक साथ होते हैं, तो यहां 5 वर्ष बाद सभी सांसद सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां अगर बात करें अपन कि राज्यसभा में जो सांसद गण बैठते हैं वो इनमें क्या अंतर है, यानी कि राज्यसभा सांसद की बात करें तो इनका जो अवधि है या फिर इनकी आयु है वो कम से कम 30 वर्ष होना आवश्यक है, जबकि लोकसभा सांसद बनने के लिए आयु 25 वर्ष जरूरी है। दोस्तों ये जो राज्यसभा है ये एक यानी विद्वानों का सदन है, जबकि जो लोकसभा है ये मूर्खों का सदन है, मूर्खों का सदन। यानी कि इसमें तो ये मानो कि लोकसभा में तो जनता का प्रिय होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, व्यवहार उसका कैसा हो, लेकिन जनता की नजर में महान होना चाहिए। अब ये जो राज्यसभा है ये बुजुर्गों का सदन माना जाती है, बुजुर्गों का सदन, जबकि ये जो है लोकसभा ये युवाओं का सदन है सर, युवाओं का सदन। तो एक बेसिक अंतर है। तो दोस्तों समझ आ गया आपके कि जो संसद है ये 79 में है, राज्यसभा 80 में है, जबकि लोकसभा 81 में है। राज्यसभा को इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया है, जबकि लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल्स कहा गया है। जहां राज्यसभा उच्च सदन है वहीं लोकसभा निम्न सदन है, जहां लोकसभा प्रथम सदन है वहीं राज्यसभा द्वितीय सदन है। बस राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे न कभी समाप्त किया जा सकता है न किसे बंद किया जा सकता है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अच्छा, राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा सांसदों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद होता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव प्रति 2 वर्ष बाद होता है। लोकसभा सांसद बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है, जबकि राज्यसभा सांसद बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है। जहां विद्वानों का सदन राज्यसभा होती है वहीं मूर्खों का सदन लोकसभा होती है। जहां बुजुर्गों का सदन राज्यसभा होती है वहीं पर युवाओं का सदन कौन होती है, लोकसभा। दोस्तों यहाँ पर सबसे जो आपको ध्यान रखने योग्य बातें है कि ये जो हाउस ऑफ पीपुल्स है, जो लोकसभा है, इसमें जो प्रतिनिधित्व दिया है ये जनता का प्रतिनिधित्व है, जनता का प्रतिनिधित्व है, जनता का प्रतिनिधित्व है। जबकि जो राज्यसभा है इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व है भाई, किसका, राज्यों का प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व है, किसका प्रतिनिधित्व है भाई। तो अब यहाँ पर अपन ये देखें कि ये जो राज्यसभा है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व है, जबकि लोकसभा में किसका प्रतिनिधित्व है, जनता का प्रतिनिधित्व है। ठीक है दोस्तों, आगे समझ। अब नेक्स्ट अपन यहाँ आर्टिकल्स के आधार पर इस संसद का इतिहास देख लेते हैं और संसद की संरचना के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। तो देखो क्या है, दोस्तों अगर आर्टिकल के आधार पर देखें तो संविधान की जो अनुच्छेद 82 है इसमें परिसीमन आयोग के गठन का उल्लेख मिलता है, जबकि आर्टिकल
83 है, इसमें संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 84 है, इसमें सांसदों की योग्यता के बारे में उल्लेख मिलता है, योग्यता या अहर्ताएं। आर्टिकल 85 है, उसमें संसद के सत्र एवं सत्रावसान के बारे में उल्लेख मिलता है, सत्र एवं सत्रावसान। दोस्तों आर्टिकल 85, दोस्तों आर्टिकल 86 है, इसमें राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसका उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 87 है, इसमें राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख मिलता है, विशेष अभिभाषण। दोस्तों जो आर्टिकल 88 है, इसमें जो मंत्री एवं जो महान्यायवादी होता है उसके जो विशेष मतलब उनको जो विशेष छूट है उसके बारे में प्रावधान मिलता है, उनकी शक्ति है। एक तो मंत्रियों की एवं महान्यायवादी, उनके जो अधिकार है उसका जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 88 में मिलता है। ठीक है, तो दोबारा देखो, जहां मैंने 79 में संसद बताई थी, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग, अनुच्छेद 83 में सदनों की अवधि, अनुच्छेद 84 में सांसदों की योग्यता, अनुच्छेद 85 में सत्र एवं सत्रावसान, अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण, अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण और अनुच्छेद 88 में मंत्री एवं महान्यायवादी के अधिकार। दोस्तों ये जो परिसीमन आयोग है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 82 यानी अनुच्छेद 82 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीमांकन के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो परिसीमन आयोग है, ये लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी राज्यों की जो विधानसभाएं होती है, विधानसभाएं, उनमें जो सदस्य संख्या है उनका निर्धारण करता है। कौन करता है? परिसीमन आयोग, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 82 में है। दोस्तों इसके अलावा जो परिसीमन आयोग है, इसका दूसरा काम यह है कि जितनी भी एससी और एसटी की सीटें होती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उन सीटों का निर्धारण भी यही करता है। यानी कि एससी एसटी सीटें जितनी भी होती है कि कहां से एसटी की कितनी होंगी, तो उन सीटों का निर्धारण भी कौन करता है? परिसीमन आयोग। इसके अलावा अगर अपन यहाँ देखें तो दोस्तों जो परिसीमन आयोग होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है, जो परिसीमन आयोग होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त। जो राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त होता है वही परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। दोस्तों अब तक भारत में है जो 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है। जो पहला जो परिसीमन आयोग बना था वो 1952 में बना था, क्योंकि 1981 में जनगणना हुई, 1951 में जनगणना हुई थी। उसके बाद 1952 में पहला परिसीमन आयोग बना दिया गया। जो दूसरा परिसीमन आयोग बना दोस्तों वो 1962 में बना था, जबकि तीसरा परिसीमन आयोग है वो 1972 में बना था, और जो चौथा परिसीमन आयोग है ये 2002 में बना था। यानी कि अब जो पांचों परिसीमन आयोग बनेगा वो 2026 के बाद ही बनेगा। दोस्तों यहाँ पर जो 87वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 87वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसमें पहले ही निश्चित कर दिया कि जो 2026 के बाद जो पांचवा परिसीमन आयोग बनेगा वो जो लोकसभा, राज्यसभा की सीटों का आवंटन करेगा, तो जो जनसंख्या का आधार माना जाएगा वो 1999 की जनगणना को 1991 की जनगणना को आधार मानेगा। यानी कि यहाँ जो पांचों परिसीमन आयोग बनेगा वो जो सदस्य संख्या निश्चित करने के लिए जो जनसंख्या का आधार मानेगा वो कौन सा मानेगा? 1991 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत निश्चित किया था कि 2026 तक
सीटें यथावत रहेंगी। यानी 2026 तक तो कोई छेड़ने वाला है नहीं। अब 2026 के बाद ही ये परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा, जो सदस्य संख्या में वृद्धि करेगा और वो अपना जो आधार मानेगा वो 1991 की जनसंख्या को मानेगा। दोस्तों, सदनों की अवधि की बात करें तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जहाँ राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है, स्थायी सदन है, वहीं पर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। जो ऐसा है, अब तक 9 बार ऐसा हो चुका है कि राष्ट्रपति महोदय ने लोकसभा को समय से पहले भंग किया है। लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री सलाह ना दे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ दोस्तों, लोकसभा के कार्यकाल को आपातकाल की स्थिति में बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आपातकाल है तो लोकसभा के कार्य को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है राष्ट्रपति, लेकिन वो भी किसकी सलाह लेनी पड़ेगी? प्रधानमंत्री की सलाह। ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर योग्यता की बात करें सांसदों की, तो योग्यता चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा है, दोनों सांसदों में योग्यता बराबर होती है। सिर्फ एक अंतर होता है कि जहां राज्यसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना आवश्यक है, जबकि लोकसभा सांसद बनने के लिए ये 25 वर्ष होना जरूरी है। 30 वर्ष तो किसके लिए होगी? राज्यसभा के लिए, जबकि लोकसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष। इसके अलावा जितनी भी है वो सारी योग्यता समान है कि भारत का नागरिक हो, इसके अलावा लाभ के पद पर नहीं हो, सरकारी नौकरी नहीं करता हो, लाभ के पद पर नहीं हो, इसके अलावा पागल या दिवालिया भी घोषित ना हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ये योग्यता है सांसदों की। दोस्तों, यहाँ पर जो 17 और 17वां है, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो संसद का जो मुख्य कार्य होता है वो कानूनों का निर्माण करना होता है। और ये जो संसद कानूनों का निर्माण करती है, ये जब करती है जब इसके सत्र बुलाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो सत्र है वो जो आहूत किए जाते हैं वो भी राष्ट्रपति करता है, और अवसान किए जाते हैं वो भी राष्ट्रपति करता है। आहूत का मतलब होता है बुलाना, अवसान का मतलब होता है समाप्ति। यानी जो सत्र बुलाता है वो भी राष्ट्रपति के हाथ में है, और जो समाप्ति है वो भी किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में। कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाता है? अनुच्छेद 85 के तहत। तो दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं आपको कि 1 वर्ष में, यानी कि ये जो सत्र है जो 1 वर्ष में 3 बार बुलाए जाते हैं। और अगर ये सत्र राज्यसभा में आया है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सभापति। और यही सत्र अगर लोकसभा में आया है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। समझ गए होंगे दोस्तों कि सत्र बुलाने का काम तो राष्ट्रपति का है अनुच्छेद 85 के तहत, लेकिन अध्यक्षता राज्यसभा में सभापति करता है, जबकि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। और सत्र 1 वर्ष में 3 होते हैं। नंबर 1 जो बजट सत्र के नाम से जाना जाता है, जो फरवरी और मई के बीच कभी भी बुलाया जा सकता है, जो सबसे बड़ा बजट सत्र भी है। जबकि दूसरा जो है ये कहलाता है मानसून सत्र। और जो मानसून सत्र है इसका जो समय है वो है जुलाई और सितंबर के बीच कभी भी बुलाया जा सकता है। यानी जुलाई और सितंबर के बीच जो सत्र बुलाया जाता है वो मानसून सत्र कहलाता है। और जो तीसरा सत्र है वो है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर और दिसंबर के बीच कभी भी बुलाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी कंडीशन है कि 2 सत्रों के मध्य 6 माह के मध्य ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि हमारे संविधान में एक संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भी है। ये सत्र जो बुलाते हैं वो भी राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन ये जो सत्र बुलाता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत बुलाता है। दोस्तों, अगर राष्ट्रीय महत्व का मामला हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। और अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष महोदय करेंगे अनुच्छेद 118 के तहत। दोस्तों, अब तक ऐसा 3 बार हुआ है। जो पहली बार जो हुआ था वो 1961 में दहेज उन्मूलन को लेकर बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन। जो दूसरी बार है वो 1978 में बुलाया था बैंकिंग सुधार को लेकर, और जो तीसरी बार है वो 2002 में आतंकवाद निरोधक कानून को लेकर बुलाया था।
दोस्तों यहाँ राष्ट्रपति के पास जो अभिभाषण की शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति महोदय जब संसद का सत्र चलता है तो जो संसद में अभिभाषण देता है वो उसके पास अधिकार है। लेकिन दोस्तों यहाँ बता दूं कि राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। जैसा मंत्रिमंडल उसको लिख के देती है वैसा ही वो बोल देता है। अनुच्छेद 87वां विशेष अभिभाषण है। दोस्तों पहली बार जब संसद की बैठक होती है, लोकसभा का अधिवेशन होता है, पहला अधिवेशन, उसमें जो राष्ट्रपति अभिभाषण देता है वो राष्ट्रपति का एक विशेष अभिभाषण कहलाता है। सिर्फ एक बार दिया जाता है जो लोकसभा के पहले अधिवेशन में। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि जो महान्यायवादी और मंत्री है उसके अधिकार भी कुछ दिए हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 88 मिलता है। दोस्तों ये जो महान्यायवादी है ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और ये वास्तव में ये ना जिसका प्रमुख कार्य सरकार को सलाह देना होता है। महान्यायवादी के पास काफी शक्तियां है। वैसे अगर महान्यायवादी है चाहे तो यहाँ पर संसद की बैठक में भाग भी ले सकता है। महान्यायवादी अगर चाहे तो संसद में भाषण भी दे सकता है। लेकिन दोस्तों इसके पास एक अधिकार नहीं है कि संसद में अगर मान लो कोई किसी भी विधेयक पर अगर मतदान हो रहा है तो न्यायवादी वहां पर मतदान करने का अधिकार नहीं रख सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर बता दूं कि ये जो महान्यायवादी है ये संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी संसद की बैठकों में भाग लेता है। नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।